रोज वीडियो अपलोड करना, स्क्रिप्ट लिखना, एडिटिंग में घंटों लगाना और फिर व्यूज 0 और तभी कोई और एक मामूली सा वीडियो डालकर वायरल हो जाता है। ये देखकर जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो शायद हर क्रिएटर ने महसूस की है। और यहाँ गुस्सा टैलेंट या मेहनत पे नहीं बल्कि सिस्टम पर आना चाहिए। आज हमारे पास जो नोट्स हैं वो इसी पहेली को सुलझाते हैं कि जब 90% यूट्यूबर्स वाकई में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं तो वे फेल क्यों हो जाते हैं। हाँ, यहाँ कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है, सिर्फ इस गेम के नियम है। बिल्कुल। तो चलिए इस सिस्टम को डिकोड करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी जिससे हर नया क्रिएटर लड़ता है, मेहनत का फल मीठा होता है। हम सब ने यही सुना है, लेकिन इन नोट्स को देखकर लगता है कि YouTube की दुनिया में ये कहावत शायद लागू ही नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि YouTube एक स्कूल टीचर नहीं है जो आपकी मेहनत को देखकर नंबर देगा। अच्छा। YouTube एक बिजनेस है और उसका बिजनेस मॉडल है अटेंशन। वो मेहनत को नहीं, रिटेंशन को इनाम देता है। अगर लोग आपके वीडियो पे क्लिक नहीं कर रहे हैं या 30 सेकंड में ही छोड़कर जा रहे हैं तो एल्गोरिथम के लिए वो कंटेंट मौजूद ही नहीं है। मतलब आपके घंटों की मेहनत 1 सेकंड में बेकार? बिल्कुल, अगर वो सही दिशा में ना हो। ओके, तो सही दिशा, यहीं पर पहली बड़ी गलती सामने आती है जो शायद 90% क्रिएटर्स करते हैं। वो सोचते हैं मुझे ये कहना है, मुझे ये दिखाना है। ये सोच ही गलत है। ये क्रिएटर सेंट्रिक सोच है और यही मतलब फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। सफल क्रिएटर्स ये नहीं सोचते कि मुझे क्या कहना है, वो सोचते हैं ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। सोर्स साफ कहता है कि YouTube किसी की पर्सनल डायरी नहीं है। ये एक अटेंशन मार्केट है, एक बाजार जहां ध्यान की बोली लगती है। यहाँ वही टिकेगा जो ध्यान खींचना जानता है। हाँ, और उसे बनाए रखना जानता है। लेकिन इसमें एक दुविधा है। अगर कोई सिर्फ वही बनाएगा जो लोग देखना चाहते हैं, तो उसका अपना पैशन, उसकी अपनी आवाज कहाँ रह जाएगी? क्या इसका मतलब है कि हमें अपने पैशन को छोड़कर सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भागना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब बैलेंस में है। मुद्दा अपने पैशन को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे व्यूअर के लिए दिलचस्प बनाना है। ओके। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन क्लासिकल म्यूजिशियन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे एक ऐसे कॉन्सर्ट में बजा रहे हैं जहां लोग रॉक म्यूजिक सुनने आए हैं, तो कोई तारीफ नहीं करेगा। सही बात है। आपको अपने पैशन को उस भाषा में पेश करना होगा जिसे आपकी ऑडियंस समझती है और पसंद करती है। सवाल ये नहीं है कि मैं क्या बनाना चाहता हूं, बल्कि ये है कि लोग क्या देखना चाहते हैं और मैं उसे अपने अनोखे अंदाज में कैसे बना सकता हूं। मतलब अपने ईगो को साइड में रखकर सोचना कि सामने वाले को इसमें क्या मिलेगा। और यहीं से अगला पॉइंट जुड़ता है, जानकारी देना बनाम वैल्यू देना। मैंने ऐसे कई वीडियो देखे हैं जो जानकारी से भरे होते हैं, फैक्ट्स, डेटा, सब कुछ, लेकिन उन्हें देखते हुए नींद आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई विकिपीडिया पेज पढ़ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी गलती है। जानकारी तो गूगल भी देता है, बल्कि गूगल ज्यादा तेजी से और ज्यादा सटीक जानकारी देता है। लोग एक इंसान, एक क्रिएटर के पास जानकारी के लिए नहीं, एक अनुभव के लिए आते हैं। ऑडियंस को आपके बताए हुए 5 फैक्ट्स याद नहीं रहेंगे, उन्हें ये याद रहेगा कि वीडियो देखकर उन्हें कैसा महसूस हुआ। वो बोर हुए, हंसे, मोटिवेट हुए। हाँ, या उन्हें लगा कि कोई इनकी प्रॉब्लम समझता है। इसे एहसास कह सकते हैं। जानकारी सिर्फ दिमाग तक पहुंचती है, लेकिन एहसास दिल तक पहुंचता है। आप चाहे क्वांटम फिजिक्स समझा रहे हो या गार्डनिंग टिप्स दे रहे हो, अगर आप उसे एक कहानी की तरह, एक पर्सनल अनुभव के साथ पेश कर सकते हैं, तो लोग जुड़ेंगे। बिल्कुल, और एल्गोरिदम भी इसी एहसास को पकड़ता है। जब कोई दर्शक वीडियो से इमोशनली कनेक्ट होता है तो वो ज्यादा देर तक रुकता है, लाइक करता है, कमेंट में अपनी कहानी बताता है। एग्जैक्टली ये सारे सिग्नल्स एल्गोरिदम को बताते हैं कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है, सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं। वैल्यू वो है जो लोगों को महसूस हो, जानकारी वो है जो सिर्फ सुनी जाए। तो मान लीजिए आपने एक बेहतरीन वैल्यू से भरा वीडियो बनाया है जो लोगों को इमोशनली कनेक्ट करेगा, लेकिन ये सब तो तब होगा जब दर्शक वीडियो में रुकेगा। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा फिल्टर, जहां ज्यादातर वीडियो पहले 15 सेकंड में ही दम तोड़ देते हैं, वीडियो का हुक। ये YouTube का सबसे निर्मम नियम है। अगर हुक परफेक्ट नहीं है तो आपका बाकी का 10 मिनट का वीडियो कितना भी शानदार हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। ज्यादातर वीडियो कैसे शुरू होते हैं? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे। और तब तक ऑडियंस जा चुकी होती है, 3 वीडियो आगे स्क्रॉल कर चुकी होती है। तो एक अच्छा हुक कैसा होता है? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? फॉर्मूला से ज्यादा एक सोच है।
हुक एक सवाल हो सकता है, एक चौंकाने वाला फैक्ट या कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, कुछ भी जो दर्शक को स्क्रॉल करते हुए रोक दे और सोचने पर मजबूर करे, रुको, यहाँ क्या हो रहा है। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे एक वीडियो ये कहने के बजाय कि आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, ऐसे शुरू हो सकता है। आपकी सैलरी का 30% हिस्सा हर महीने एक ऐसी जगह जा रहा है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। अगले 60 सेकंड में हम उसे ढूंढ निकालेंगे। ये एक हुक है। ये तो एक मूवी ट्रेलर की तरह है। कोई भी ट्रेलर फिल्म की शुरुआत से शुरू नहीं होता। बिल्कुल। वो सबसे एक्शन वाले, सबसे इमोशनल या सबसे मजेदार हिस्से दिखाता है ताकि आप टिकट खरीदें। YouTube वीडियो का हुक भी वही काम करता है। लेकिन यहाँ एक और गलती होती है, जिसे नोट्स में हुक पे ऑफ मिसमैच कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वादा खिलाफी। अगर आपका हुक है ये AI आपकी नौकरी छीन लेगा, और वीडियो सिर्फ उस AI का एक बेसिक ट्यूटोरियल है। हाँ बिल्कुल, तो दर्शक ठगा हुआ महसूस करेगा। आपने एक बड़े वादे के साथ उसे अंदर बुलाया, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला। और फिर वो आपका चैनल दोबारा कभी नहीं देखेगा। कभी नहीं। हुक और कंटेंट के बीच का वादा पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो हुक मजबूत है, कंटेंट वैल्यूएबल है, फिर भी लोग फेल होते हैं। यहाँ पर एक और शब्द आता है जिसके बारे में सब बात करते हैं, कंसिस्टेंसी। लोग अक्सर कहते हैं मैं तो रोज वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इससे ज्यादा कंसिस्टेंट क्या होगा। लेकिन नोट्स कहते हैं कि ये कंसिस्टेंसी की सबसे गलत समझ है। यही असली मुद्दा है। YouTube के लिए कंसिस्टेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं, बल्कि एक दिशा में लगातार चलना है। एक दिशा में। हाँ, अगर आप आज कुकिंग का वीडियो डालते हैं, कल गेमिंग का और परसों फाइनेंस टिप्स का, तो एल्गोरिदम बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आपके वीडियो किसे दिखाने हैं, जिसमें शायद ही कोई दिलचस्पी हो। जीरो। नतीजा, वो आपके अगली वीडियो का नोटिफिकेशन देखकर भी उसे इग्नोर कर देगा। ये एल्गोरिदम को एक और खराब सिग्नल भेजता है। बिल्कुल। इस दिशा को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सबसे सफल 5 वीडियो को देखना। उनमें क्या कॉमन था? टॉपिक, फॉर्मेट, टोन। आपका डेटा ही आपको आपकी दिशा बताएगा। कंसिस्टेंसी एक पहचान बनाने के बारे में है। जब कोई आपका नाम सुने तो उसके दिमाग में एक खास तरह का कंटेंट आना चाहिए। रोज वीडियो डालना मेहनत है, लेकिन एक ही दिशा में रोज वीडियो डालना स्मार्ट वर्क है। और आज के दौर में ग्रोथ के लिए एक शॉर्टकट भी है, जो असल में एक जाल है। यह है शॉर्ट्स से मिलने वाली झूठी ग्रोथ। ये आज के दौर का शायद सबसे बड़ा दर्द है। शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर्स तो तेजी से आते हैं, लाखों में, लेकिन जब वही क्रिएटर कोई लंबा वीडियो डालता है तो उसे 1000 व्यूज भी नहीं मिलते। इसका सीधा कारण है ऑडियंस का मिसमैच। जो ऑडियंस 30 सेकंड के डांस वीडियो या मजेदार क्लिप के लिए आई है, वो 15 मिनट का पॉडकास्ट या डीप डाइव देखने में दिलचस्पी नहीं रखती। बिल्कुल नहीं रखती। ये दो अलग-अलग दुनिया है। शॉर्ट्स के सब्सक्राइबर्स अक्सर वैनिटी मैट्रिक्स होते हैं। मतलब दिखने में अच्छे पर असल में खोखले। हाँ, वो सिर्फ एक नंबर है। पर क्या इसे एक फनल की शुरुआत की तरह नहीं दिखा जा सकता? क्या कोई तरीका है जिससे शॉर्ट्स से आए इन लाखों सब्सक्राइबर्स को धीरे धीरे लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखने के लिए तैयार किया जा सके? सिद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन व्यावहारिक रूप से ये लगभग असंभव है। ये ऐसा है जैसे आप फास्ट फूड खाने आए लोगों को फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का मेन्यू देने की कोशिश कर रहे हो। सही है। हो सकता है 100 में से एक व्यक्ति रुक जाए, लेकिन 99 चले जाएंगे। शॉर्ट्स की ऑडियंस का अटेंशन स्पैन और कंटेंट की उम्मीद लॉन्ग फॉर्म से बिल्कुल अलग होती है। उन पर भरोसा करके अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाना एक बहुत बड़ा धोखा साबित हो सकता है। मतलब आपके पास 10 लाख सब्सक्राइबर हो सकते हैं, लेकिन आपकी असली एंगेज्ड ऑडियंस शायद सिर्फ 10,000 ही हो। ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है जब क्रिएटर को ये हकीकत समझ आती है, और मुझे लगता है कि यहीं से असली टूटन शुरू होती है। बिल्कुल। और यही हमें अगले पॉइंट पर लाता है, इमोशनल बर्नआउट। जब इतनी मेहनत के बाद, रोज वीडियो डालने के बाद, लाखों सब्सक्राइबर होने के बाद भी लंबे वीडियो पर व्यूज नहीं आते, तो क्रिएटर खुद से सवाल करने लगता है। तुलना शुरू होती है, सेल्फ डाउट हावी हो जाता है। और ये सवाल कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा, उसे अंदर से खोखला कर देता है। वो दूसरे क्रिएटर्स को देखता है और सोचता है शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ। ये एक बहुत ही अकेला और मुश्किल सफर बन जाता है, क्योंकि बाहर से तो सब अच्छा दिखता है, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अंदर की हकीकत सिर्फ क्रिएटर जानता है। और यहाँ बर्नआउट सिर्फ थकान से नहीं आता। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है क्रिएटिव एग्जॉशन, जो हर आर्टिस्ट को होता है, लेकिन दूसरा और ज्यादा खतरनाक है, एल्गोरिदमिक फ्रस्ट्रेशन। एल्गोरिदमिक फ्रस्ट्रेशन? हाँ, ये वो एहसास है जब आपको लगता है कि आप एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहे हैं जिसके नियम आपको पता ही नहीं है।
आप अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं और आखिर में थक कर हार जाते हैं। यहीं पर 90% लोग छोड़ देते हैं। और छोड़ने की वजह ये नहीं होती कि वो कमजोर थे, बल्कि ये कि उन्हें कभी गेम के नियम ही नहीं समझाए गए। तो अब बड़ा सवाल ये है कि जो 10% बच जाते हैं, जो सफल होते हैं, वे ऐसा क्या अलग करते हैं? क्या वो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं? जरूरी नहीं। नोट्स के मुताबिक वो सिर्फ ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। उनका सबसे बड़ा सीक्रेट है वे अपने ईगो को नहीं, डेटा को फॉलो करते हैं। डेटा को? हाँ, अगर उनका कोई वीडियो वायरल होता है तो वो ये नहीं सोचते कि अब कुछ नया और अलग करना चाहिए। वे एक जासूस की तरह उस वीडियो का विश्लेषण करते हैं कि ये क्यों चला, इसका हुक कैसा था। एग्जैक्टली। मैंने किस इमोशन को छुआ, क्या मैं इस सफलता को दोहरा सकता हूँ? मतलब वो ऑडियंस के रिएक्शन को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, ना कि सिर्फ एक आर्टिस्ट की तरह। बिल्कुल। अगर ऑडियंस एक रास्ते पे चलना पसंद कर रही है तो वे उसी रास्ते पर और बेहतर नक्शे बनाते हैं, न कि हर बार एक नया अनजान रास्ता चुनते हैं। वे परफेक्शनिस्ट नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होते हैं। अच्छा। वे समझते हैं कि 10 औसत वीडियो बनाना एक परफेक्ट वीडियो बनाने की सोचते रहने से कहीं बेहतर है, क्योंकि वो 10 वीडियो आपको 10 गुना ज्यादा डेटा और सीखने का मौका देंगे। फेल फास्ट लर्न फास्टर। हाँ, उसी सिद्धांत पर काम करते हैं। हर वीडियो एक एक्सपेरिमेंट है और हर व्यू, लाइक या कमेंट उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। और आखिर में सबसे जरूरी बात जो इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ती है, एक लाइन जो इन नोट्स में बार बार दोहराई गई है, YouTube पर टैलेंट उतना फेल नहीं होता जितनी क्लैरिटी फेल होती है। ये सुनने में थोड़ा कड़वा है, लेकिन इसका क्या मतलब है? ये शायद सबसे बड़ा सच है। क्लैरिटी का मतलब है स्पष्टता। जब एक क्रिएटर को खुद ही साफ साफ नहीं पता कि पहला, वो किसके लिए वीडियो बना रहा है, उसका आइडियल व्यूअर कौन है, हाँ, दूसरा, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लोग उसका वीडियो क्यों देखें, और तीसरा, उसका चैनल किस एक चीज के लिए जाना जाएगा, उसकी पहचान क्या है। जब ये सब क्लियर नहीं है तो ऑडियंस को भी ये कभी पता नहीं चलेगा कि उसे ये चैनल क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए। बिना क्लैरिटी के मेहनत करना उस नाव को चलाने जैसा है जिसमें पतवार ही ना हो। अब बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पसीना बहाएंगे, लेकिन गोल गोल घूमकर वहीं रह जाएंगे। और जब आपके पास क्लैरिटी होती है तो बाकी चीजें अपने आप सही जगह पर आने लगती हैं। आपको पता होता है कि अपनी ऑडियंस के लिए हुक कैसा बनाना है, उन्हें किस तरह की वैल्यू देनी है और अपनी कंसिस्टेंसी किस दिशा में रखनी है। तो क्लैरिटी ही वो कंपस है। हाँ, जो आपको 90% की भीड़ से निकालकर उन 10% में लाता है जो इस सिस्टम को समझते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 90% यूट्यूबर्स इसलिए फेल नहीं होते कि वो आलसी हैं या उनमें टैलेंट की कमी है। नहीं, वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो ब्लाइंड हार्ड वर्क करते हैं, बिना दिशा, बिना स्ट्रेटेजी के, सिर्फ मेहनत। और जो 10% सफल होते हैं वे जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो, वे बस इस खेल को बेहतर तरीके से समझते हैं। वे सिस्टम को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त बनाते हैं और उसके नियमों के हिसाब से काम करते हैं, ना कि उसके खिलाफ। ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर सफलता सिर्फ टैलेंट या मेहनत से नहीं बल्कि सिस्टम को समझने से मिलती है, तो हमारी जिंदगी या करियर के और कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं जबकि जरूरत सिस्टम को समझने की